नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से चलाई जा रही श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में मुख्य परीक्षा 2017 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट किया जाएगा। इन प्रश्नों की उपयोगिता आरओ एआरओ के एग्जाम के अतिरिक्त अन्य सभी एग्जाम में होगी जहां पर सामान्य अध्ययन सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो प्राचीन इतिहास से संबंधित है और आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ पुरातात्विक स्थल है और दूसरी तरफ उसके खोजकर्ता के नाम है। ए विकल्प में लिखा है हड़प्पा। याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, इसलिए आप ए को तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम बात करें हस्तिनापुर की, तो याद रखिएगा हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने की थी, इस प्रकार आप बी को चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम बात करें सी विकल्प में लिखे तक्षशिला की, तो तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी और आप सी को दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। कौशाम्बी की बात की जाए तो कौशाम्बी की खोज एनजी मजूमदार के द्वारा की गई थी, डी को आप पहले के साथ सुमेलित करेंगे। इस प्रकार जो आपका कूट प्राप्त होगा वो 3, 4, 2, 1 का प्राप्त होगा और प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प सी। इस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, इसलिए कुछ और पुरातात्विक स्थल को आपको देखना होगा। जैसे अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। इनका पूरा नाम राखाल दास बनर्जी। आप सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और अगर मैं हड़प्पा की बात करूं तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित स्थल था। इसके अतिरिक्त आप लोथल और रंगपुर को भी याद रखेंगे। लोथल और रंगपुर ये दोनों स्थल काठियावाड़, अहमदाबाद, गुजरात में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और रंगपुर भादर नदी के किनारे। और इन दोनों स्थल की जो खोज है वो एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। इतनी बात आप यहाँ पर इस प्रश्न से कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ महाजनपद के नाम है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है। ए विकल्प में लिखा है अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, जो बिल्कुल सही है। बी विकल्प में लिखा है कौशल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र थी, ये बिल्कुल गलत है। यानी प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को मैंने बताया है कि कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। और यदि बात करें इसके विस्तार की, तो वर्तमान में ये फैजाबाद और यानी जो अयोध्या हो गया है, इसमें ये विद्यमान है। यदि हम अहिच्छत्र की बात करें तो आपको पता है कि पांचाल प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्र थी। सी विकल्प में वत्स महाजनपद दिया है, इसकी राजधानी कौशाम्बी, बिल्कुल सही है। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, ये भी सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर हुआ। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऋजुपल्लिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जाना जाता है। यानी प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा विकल्प डी। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। यहां पर महावीर स्वामी के जीवन परिचय को दिया गया है। याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। यदि हम महावीर स्वामी के पिता की बात करें तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल के और वज्जी संघ के प्रधान थे। यदि हम इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। याद रखिएगा ये जो त्रिशला थी ये चेटक की बहन थी। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। यदि हम इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और याद रखिएगा 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृहत्याग किया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और ये कैवल्य का मतलब क्या है? सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये जृंभिका ग्राम के निकट ऋजुपल्लिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। इसके बाद ये केवलिन कहलाए थे। यहां पर महावीर स्वामी ने जो 5वां महाव्रत जोड़ा था, इससे भी संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी ने जो 5वां महाव्रत जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य। इस प्रकार जो 5 महाव्रत हैं वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यहां पर अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना और अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? संपत्ति न रखना, यानी जितनी आवश्यकता है उतनी ही रखना, उससे ज्यादा अनावश्यक संपत्ति न रखना। इसके साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी याद रखना होगा कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। क्लियर है? तो यहाँ ये भी प्रश्न बन सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और इसके संस्थापक कौन थे? तब आपका जवाब होगा ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा अगर हम बात करें महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह की, यहां से भी प्रश्न बनता है। तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल था, याद रखेंगे। और महावीर स्वामी ने
अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में अर्थात अर्धमगधी में दिया था। इतनी बात आपको मिनिमम महावीर स्वामी के बारे में याद रखनी होगी। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में आपको सूची को सुमेलित करना है। विकल्प ए में डिमेट्रियस का नाम लिखा गया है। याद रखिएगा, डिमेट्रियस हिंद यूनानी शासक था, यानी ए को आप तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। बी विकल्प में रुद्रदामन का नाम लिखा है। रुद्रदामन एक शक शासक था, इसलिए आप बी को चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम गोंडो फर्नीज की बात करें तो गोंडो फर्नीज एक पहलव शासक था, इसलिए आप सी को पहले के साथ। और यदि डी विकल्प में लिखे गए विम की बात करें, इसका पूरा नाम विम कड़फिशस था, इसका संबंध किससे था? ये कुषाण वंश का शासक था, यानी ये डी को दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 4 का सही कोड बनेगा वो 3 4 1 2 बनेगा और प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। कथन में कहा जा रहा है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ जो प्राकृत और अन्य लोक भाषाएं थी इनका भी विकास हुआ। आप सभी को पता है कि जो सातवाहन वंश था उसकी जो राजभाषा थी वो प्राकृत थी। इसका मतलब यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है। यदि हम कारण की बात करें तो सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था, तो ये भी बात सही है, यानी प्रश्न संख्या 5 का विकल्प ए सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और ये उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 का विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, यानी जो गुप्त काल था इसमें जो स्वर्ण मुद्रा थी इसको क्या कहते थे? तो आप सभी को पता है, ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, इसको दिनार कहा जाता था। प्रश्न संख्या 6 का विकल्प बी सही हो जाएगा। यदि हम इसकी व्याख्या को देखें तो याद रखिए, जो गुप्त शासनकाल था ये सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग था, पहली बात। दूसरी बात कि यदि गुप्त शासकों में स्वर्ण मुद्रा की बात करें जिसको दिनार कहते थे, और जो चांदी के सिक्के थे इसको रूपक कहा जाता था। दोनों बातें याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, यदि हम चांदी के सिक्कों को जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक की बात करें तो उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। याद रखेंगे, चांदी के सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। यहां पर युद्ध और उनके वर्ष दिए गए हैं और आपको सही सुमेलित करना है। पहला दिया गया है चंदवाड़ का युद्ध। याद रखिएगा, इसे चंदावर का युद्ध भी कहा जाता है। क्लियर है? इस पर चर्चा भी हुई है। याद रखिएगा, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, इसलिए आप ए को सुमेलित करेंगे दूसरे के साथ। यदि हम बात करें तैमूर के आक्रमण की तो तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था, इसलिए आप बी को पहले के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम बात करें तालीकोटा के युद्ध को तो कई बार चर्चा हो चुकी है। आप सभी को पता है कि जो तालीकोटा का युद्ध था ये 1565 में हुआ, यानी सी को आप चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम बात करें घाघरा के युद्ध की तो याद करिए, जब मैंने बाबर के सभी युद्धों को बताया था तो आपको बताया था कि 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, इसलिए आप डी को तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे और जो कूट बनेगा वो 2 1 4 3 का होगा। इस प्रकार जो आपका सही आंसर होगा वो होगा विकल्प डी, 2 1 4 3। क्लियर है? अगला देखिए यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये युद्ध किसके बीच हुए थे। यदि हम चंदावर के युद्ध की बात करें तो मैंने बताया 1194 में हुआ और ये जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। जो जयचंद था ये कन्नौज का राजा था, यानी कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। यदि हम तैमूर के आक्रमण की बात करें तो तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ और तब जो तुगलक साम्राज्य था ये पतोन्मुख था, यानी पतन की तरफ था, और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक शासक के रूप में सत्ता में था। यदि हम तालीकोटा के युद्ध की बात करें तो इस पर चर्चा हुई है कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ और ये विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। आप सभी को पता है कि इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। यदि हम बात करें घाघरा के युद्ध की तो ये 1529 में हुआ था और बाबर और अफगानों के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था और जिसको बाबर ने जीता था। इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में भी आपको सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर विकल्प ए में वल्लभाचार्य का नाम दिया गया है। याद रखिएगा, वल्लभाचार्य का संबंध पुष्टि मार्ग से था, यानी प्रश्न संख्या 8 के विकल्प ए को आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। याद रखिएगा, जो वल्लभाचार्य थे ये शुद्धाद्वैत मत से भी संबंधित थे, तो दोनों बातें आप याद रखेंगे। पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैत लिखा रहे तो आप वल्लभाचार्य को कोरिलेट करेंगे। यदि हम रामानुज की बात करें तो रामानुज का संबंध विशिष्टाद्वैत से था, यानी आप बी को तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम बात करें मध्वाचार्य की तो मध्वाचार्य का संबंध किससे था? द्वैतवाद से था। याद रखिएगा, ये जो मध्वाचार्य हैं इनकी जगह पर आपको आनंद तीर्थ भी लिखा मिल सकता है, इसलिए आप मध्वाचार्य या आनंद तीर्थ लिखा हो तो आप सीधा संबंध द्वैतवाद से करेंगे, इसलिए सी को आप एक किससे सुमेलित करेंगे। यदि हम डी विकल्प में शंकर लिखा हुआ है, इसका मतलब शंकराचार्य से है, तो शंकराचार्य का संबंध अद्वैतवाद से था, इसलिए आप डी को चौथे के साथ सुमेलित करेंगे और आपका सही कूट क्या बनेगा?
2314 का। आइए आंसर देखते हैं। 2314 जो है विकल्प सी में लिखा गया है, इसलिए आपका जो विकल्प सी है वो आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो मत और उनके संस्थापक हैं उसमें एक नाम और आप ऐड करिए जो कई बार पूछा गया है कि द्वैताद्वैत मत से संबंधित कौन थे, तो याद रखिएगा निम्बार्क का संबंध द्वैताद्वैत मत से था। क्लियर है। यहाँ पर जो वल्लभाचार्य हैं, अगर इनके संप्रदाय की बात करें तो याद रखिएगा रुद्र संप्रदाय से थे, रामानुज वैष्णव संप्रदाय से थे। यदि हम बात करें मध्वाचार्य, जिनको मैंने अभी बताया कि आनंद तीर्थ, ये ब्रह्म संप्रदाय से थे। यदि हम बात करें शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य दशनामी संप्रदाय से थे। और निम्बार्क जो मैंने ऐड कराया कि द्वैताद्वैत मत से संबंधित थे, ये सनक संप्रदाय से संबंधित थे। ये पूरी डिटेल बात आप याद रखेंगे, अगर नहीं पता होगा तो आप इसको अलग से नोट डाउन कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो याद रखिएगा लेडेन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 का विकल्प ए सही हो जाएगा, लेडेन और रस्किन। यदि हम बात करें बाबरनामा की, तो आप सभी को पता है कि बाबरनामा बाबर की आत्मकथा थी। यहाँ प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा थी किस भाषा में लिखी गई थी, तो आपका जवाब होगा तुर्की भाषा में। याद रखिएगा बाबरनामा का जो शीर्षक है वो है तुजुक ए बाबरी, और 1810 में लेडेन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। राजा बनाने वाले किसको माना जाता था, तो याद रखिएगा हुसैन अली और अब्दुल्ला, यहाँ पर सही जवाब होगा। ये जो हुसैन अली और अब्दुल्ला हैं, इनको सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, और सैयद बंधु राजा बनाने वाले के तौर पे जाने जाते थे मुगल काल में। यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा विकल्प ए। याद रखिएगा इनका वर्चस्व औरंगजेब की मृत्यु के बाद के जो शासक हैं उसमें रहा है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो हुसैन अली और अब्दुल्ला थे, ये इनको सैयद बंधु कहा जाता है। ठीक है। और अगर इनके प्रभाव की बात करें तो 1713 से 1720 के बीच में सैयद बंधुओं का प्रभाव था, और 1713 में इन्होंने फर्रुखशियर को गद्दी पर बैठाया था। और याद रखिएगा 1719 में जब फर्रुखशियर की डेथ हुई तब इनका पतन का समय प्रारंभ हुआ, और मोहम्मद शाह के शासनकाल में इनका पतन हो गया। याद रखिएगा यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस गुट के द्वारा इनका पतन हुआ, तो याद रखिएगा तुरानी गुट ने इनका पतन किया, और किसके शासनकाल में किया, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था, तो याद रखिएगा दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था, इसलिए यहां पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। यानी दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। अगर हम दारा शिकोह की बात करें तो दारा शिकोह को औरंगजेब के द्वारा इसकी हत्या 1659 में करवाई गई थी, और जो दारा शिकोह है इसका जो शव है वो ये हुमायूं के मकबरे के पास दिल्ली में दफनाया गया था। याद रखिएगा ये जो दारा शिकोह है ये शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का था और सबसे प्रिय लड़का था, दोनों बातें हैं। इसके मृत्यु के बाद विवाद हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। अगर हम उत्तराधिकार के युद्ध की बात करें तो धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध, ये दो युद्ध ऐसे हैं जो दारा शिकोह के औरंगजेब के साथ हुए थे। यदि हम धर्मत के युद्ध की बात करें तो 25 अप्रैल 1658 को हुआ, और सामूगढ़ का जो युद्ध है ये 28 मई 1658 को हुआ। और जो सामूगढ़ का युद्ध था ये दारा शिकोह और औरंगजेब के साथ इसमें मुराद भी शामिल हो गया था, ये भी बात याद रखेंगे, और दोनों में औरंगजेब की जीत हुई थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 युद्ध से संबंधित है। इनके ईयर के अनुसार इनका कालानुक्रम सेट करना है। यहां पर पहला दिया गया है दौराह का युद्ध। याद रखिएगा ये जो दौराह का युद्ध है इसे दोहरिया का युद्ध भी कहा जाता है, और ये 1532 में हुआ था। यदि हम बात करें कन्नौज के युद्ध की तो याद रखिएगा कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध जिसके अभी हमने चर्चा की थी कि शाहजहां के पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, इसमें ये जो औरंगजेब का संघर्ष था इसमें उसकी जीत हुई, और एक निर्णायक युद्ध था जो कि 28 मई 1658 को हुआ था। यदि हम चौसा के युद्ध की बात करें तो आप सभी को पता है कि 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। इस प्रकार अब आप इसके कालानुक्रम को सेट कर लेंगे, और यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम इन युद्धों के डिटेल को देखें तो सबसे पहले है दौराह या दोहरिया का युद्ध। आपको मैंने बताया कि 1532 में हुआ था, और ये हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था जिसमें अफगान की सेना हार गई थी। यदि हम चौसा के युद्ध की बात करें तो 1539 में हुआ था। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। यदि हम बात करें कन्नौज के युद्ध की तो कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था।
ये भी युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से इस कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था। याद रखिएगा, जो कन्नौज का युद्ध है इसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो युद्ध है वो है सामूगढ़ का युद्ध। मैंने अभी बताया आपको कि 28 मई 1658 को ये युद्ध हुआ था और ये युद्ध औरंगजेब और किसके बीच में हुआ था? दारा शिकोह के बीच में हुआ था और एक निर्णायक युद्ध था सामूगढ़ का युद्ध। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? तो आपका सही जवाब होगा औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 13 का विकल्प सी आंसर हो जाएगा। यदि हम औरंगजेब के बारे में और जानकारी देखें, क्योंकि औरंगजेब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नाम है, तो याद रखिए पूछा जाता है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो आपका जवाब होगा औरंगजेब वीणा बजाता था। याद रखिएगा, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और औरंगजेब ही वो शासक था जिसने 1663 में सती प्रथा के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया था। याद रखिएगा, औरंगजेब ने ही भांग के उत्पादन और उसकी बिक्री पर रोक लगाई थी। औरंगजेब के ही शासनकाल में झरोखा दर्शन को बंद किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण जो औरंगजेब से संबंधित तथ्य है कि औरंगजेब ने यह आदेश जारी किया था कि जो इस्लामिक कानून है इसके वर्णन को एक लिपिबद्ध किया जाए, और जो ये इस्लामिक कानून लिपिबद्ध हुआ था इसको नाम दिया गया था फतवाए आलमगीरी। क्या नाम था? फतवाए आलमगीरी, यानी ये भी औरंगजेब से संबंधित है। याद रखिएगा, ये जो औरंगजेब है इसने स्वतंत्र गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था और जो संत समर्थ रामदास हैं वो भी औरंगजेब के ही समकालीन थे। इतनी बात आप यहाँ पर औरंगजेब से संबंधित याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यदि हम बात करें क्रिप्स मिशन की, तो आपको पता है कि मार्च 1942 से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव जिसमें डोमिनियम स्टेटस की बात की गई थी, ये 8 अगस्त 1940 से संबंधित है। फिर उसके बाद है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का संबंध है 1928 से। अगर पूरी डेट की बात करूं तो 10 अगस्त 1928 से। वेवेल योजना की बात करें तो वेवेल योजना 14 जून 1945 से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार जो कूट आपका बनेगा वो बनेगा विकल्प बी। ठीक है, 3, 2, 1, 4। यहां पर देखिए जो नेहरू रिपोर्ट है ये तो 1928 में, और अगर पूरी डेट पूछी जाए तो 10 अगस्त 1928। एक प्रश्न और बनता है कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये भी तथ्य आपको याद रखना होगा। अगला है राजनीतिक दल और उनकी स्थापना से संबंधित ईयर की। यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, यानी यहाँ पर आप ए को तीसरे के साथ सम्मिलित करेंगे। यदि हम भारतीय जनसंघ की बात करें तो भारतीय जनसंघ का समय 1951, यानी बी को आप पहले के साथ सम्मिलित करेंगे। यदि हम भारतीय साम्यवादी दल की बात करें तो इसका संबंध 1925 से है, यानी आप यहाँ पर सी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम AIMDMK की बात करें, यानी AIADMK की, तो AIADMK 1972 से संबंधित है, यानी डी को आप दूसरे के साथ सम्मिलित करेंगे और जो आपका सही कूट बनेगा वो 3, 1, 4, 2 का बनेगा। इसलिए प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। देखिए यहां पर ईयर दिया गया है, आप इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा, जो 1813 का चार्टर अधिनियम था इसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था इसको खत्म कर दिया, लेकिन एक एक्सेप्शन था, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि चाय और चीन पर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था ये भी कब खत्म हुआ? तो याद रखिएगा, पूर्ण रूप से जो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ वो 1833 के चार्टर के द्वारा। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। यहाँ पर 1813 के चार्टर की बात हुई है, तो 1813 के चार्टर के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं अगर आप इसको कोरिलेट कर लेंगे तो ये प्रश्न 360 डिग्री में कंप्लीट होगा। याद रखिएगा, पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की जो अनुमति मिली थी वो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। इसके साथ ही साथ भारत की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के जो खर्च का प्रावधान किया गया था वो भी 1813 के चार्टर के तहत। इसके अलावा जो स्थानीय स्वशासी संस्थाएं थी इनको कर रोपण का जो अधिकार था वो भी 1813 के चार्टर के द्वारा था। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 16 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 17। यहां पर लेखक और पुस्तक के नाम दिए गए हैं, आप उनको सुमेलित करना है। विकल्प ए में BD सावरकर का नाम लिखा है। याद रखिएगा, BD सावरकर का संबंध द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से है, यानी ए को आप दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम बात करें RC मजूमदार की, तो RC मजूमदार का संबंध द सिपॉय
म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 से है, यानी यहां पर आप बी को तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम बात करें एस बी चौधरी की, तो एस बी चौधरी का संबंध सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज है से है 1857 से 1859, यानी आप सी को चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम बात करें अशोक मेहता की, तो अशोक मेहता का संबंध द ग्रेट रिबेलियन से है, यानी आप डी को पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। इस प्रकार जो आपका कूट बन रहा है वो 2, 3, 4, 1 का बन रहा है। आइए आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा वो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए पूरी सूची दी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर लाहौर प्रस्ताव दिया गया है। याद रखिएगा लाहौर प्रस्ताव से फजलुल हक का संबंध है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें पीरपुर रिपोर्ट की, तो पीरपुर से राजा मोहम्मद मेहदी का संबंध है, ये भी सही है। यदि हम जनता की योजना से संबंध देखें, तो ये संबंध विनोबा भावे से नहीं है, यानी प्रश्न संख्या 18 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। ये जो जनता की योजना है इसका संबंध मानवेंद्र नाथ रॉय से था, न कि विनोबा भावे से। यदि हम गांधीयन प्लान की बात करें तो इसका संबंध एस एन अग्रवाल से है, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 18 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। जनता की योजना का संबंध मानवेंद्र नाथ रॉय से था। यहाँ देखिए नाम दिया गया है। याद रखिएगा ये जो जनता की योजना है इसको इंग्लिश में पीपुल्स प्लान कहते हैं, और इसका जो प्रारूप है ये मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1945 में प्रस्तुत किया था। विकल्प में विनोबा भावे का नाम दिया गया है, तो याद रखिएगा विनोबा भावे का संबंध सत्याग्रह और भूदान आंदोलन से संबंधित है। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम बात करें लाहौर प्रस्ताव की, तो ये 1940 में, पीरपुर रिपोर्ट की तो 1938 में, और जो गांधीयन प्लान था ये 1944 से संबंधित था। यहाँ पर ईयर भी याद रखेंगे नाम के साथ साथ। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर कथन ए में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। यहाँ पर ये जो कथन ए है ये बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। यदि हम कारण को देखें तो इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होता था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, यानी व्याख्या नहीं कर रहा, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल सही है, इसलिए यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी इसके बाद कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया और गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। उसके बाद सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ और इसके बाद एक प्रतिनिधित्व की अलग व्यवस्था स्टैब्लिश की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प में जो भी नदियां दी गई हैं इसमें आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है इन दी गई नदियों में सर्वाधिक है, यानी प्रश्न संख्या 20 का विकल्प यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या में सोन नदी का जल ग्रहण 70,055 वर्ग किलोमीटर, गंडक का 45,731 वर्ग किलोमीटर, रामगंगा का 30,811 वर्ग किलोमीटर और महानंदा का 33,700 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार सोन नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है। यदि हम सोन नदी की बात करें तो सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक पहाड़ी से है और ये पूर्व की ओर बहते हुए मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। याद रखिएगा पटना के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। यदि हम सोन नदी की सहायक नदी की बात करें तो बनास, गोपद, रिहंद और कुन्हड़ ये सभी नदियां सोन नदी की सहायक नदी हैं। इतना आप यहां पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि मलमपुजा बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा मलमपुजा बांध मलमपुजा नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 21 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर याद रखिएगा ये जो मलमपुजा बांध है ये दक्षिण भारत में केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है और ये जो मलमपुजा नदी है ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है भरतपुजा उसकी सहायक नदी है, यानी मलमपुजा भरतपुजा की सहायक नदी है। ये भरतपुजा नदी केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, पूछ रहा है कि चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 22 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें चेरुथानी बांध की तो याद रखिएगा चेरुथानी बांध चेरुथनी नदी पर है जो कि पेरियार की सहायक नदी है, इसलिए आपने चेरुथानी बांध को पेरियार से कोरिलेट किया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि पश्चिमी घाट के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है यह एक भ्रंशोत पर्वत है, यानी ये एक ब्लॉक पर्वत है। ये कथन बिल्कुल सही है।
दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो इसका पूर्वी ढाल है ये क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट है इसका जो उत्तरी खंड है ये लावा अर्थात बेसाल्ट से आच्छादित है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 23 का विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। याद रखिएगा ये जो पश्चिमी घाट है ये भ्रंशोत अर्थात ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और इसका निर्माण कैसे हुआ? ये अरब सागर में इसके धसाव के कारण इसका निर्माण हुआ। यदि हम इसकी बात करें पश्चिमी ढाल की तो इसका पश्चिमी ढाल तीव्र और खड़ा है, जबकि इसका जो पूर्वी ढाल है वो मंद है और सीढ़ी नुमा है, जो प्रश्न में जो स्टेटमेंट था दूसरा उसमें दिया गया था। यदि हम पश्चिमी घाट के फैलाव की बात करें तो ये पश्चिम सागर के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है और ये उत्तर में तापी की मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। क्लियर है? याद रखिएगा पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। यदि हम बात करें उत्तरी सहाद्री की तो ये ऊपर की जो सतह है ये बेसाल्ट लावा से बनी है, जो कि प्रश्न में पूछा भी गया था। और जो इसका दक्षिणी हिस्सा है वो आर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीस चट्टान से बना हुआ है। क्लियर है? अगला देखिए, और एक बात और याद रखिएगा, जो उत्तरी सहाद्री है ये पर्वत श्रेणी न होकर प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 24 पूछा जा रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात कहां पर स्थित है। तो याद रखिए इस पर चर्चा हुई भी है। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये बस्तर जिले में और किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में। प्रश्न संख्या 24 का यहां पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि हम बात करें चित्रकूट जलप्रपात की तो मैंने आपको बताया था कि ये भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, यहां पर आपको सुमेलित देखना है कि कौन सा नहीं है। पहला दिया गया है जूट। याद रखिएगा जूट का संबंध पश्चिम बंगाल से है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें चाय की तो चाय का संबंध असम से है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें गन्ना की तो गन्ना के सर्वाधिक उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, ये भी सही है। अगर हम बात करें रबड़ की तो रबड़ में हिमाचल प्रदेश नहीं है, यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। रबड़ में जो सर्वाधिक उत्पादन है वो केरल राज्य का है। ठीक है? यानी प्रश्न संख्या 25 का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें रबर की तो ये इस वृक्ष से जो दूध निकलता है जिसको कहते हैं लेटेक्स, इसके द्वारा रबर तैयार किया जाता है और मैंने अभी आपको बताया कि केरल राज्य में रबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा सरसों, गेहूं और मक्का इन तीनों की बुआई की जाती है, जबकि धान की रोपाई की जाती है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 26 का विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, यदि हम बात करें धान की तो अभी हमने आपको बताया कि धान की रोपाई होती है। धान यानी ओराइजा सैटिवा, इससे क्या प्राप्त होता है? चावल प्राप्त होता है। ठीक है? और ये भारत सहित एशिया और विश्व के बहुत से देशों में भोजन के तौर पर प्रयोग किया जाता है और विश्व में मक्का के बाद धान की सबसे अधिक पैदावार होने वाली ये फसल है। ठीक है? तो ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27 पूछा जा रहा है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहां पर अवस्थित है। तो आपका जवाब होगा सिंगरौली लघु जल विद्युत जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 27 का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, और ये उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना स्थित है। अब आइए प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 28 में कि काली मिर्च और इलायची के उत्पादन ये किस राज्य में होता है। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 28 का विकल्प डी। ठीक है? यानी काली मिर्च और इलायची के उत्पादन के लिए यहां पर केरल राज्य सही होगा। प्रश्न संख्या 28 का विकल्प डी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत में इलायची और काली मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य की तो इलायची के उत्पादन की बात करें तो केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। कम से कम आप टॉप 3 को याद रखेंगे, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यदि हम बात करें काली मिर्च की तो कर्नाटक, केरल और असम। इस आधार पर आपने प्रश्न में डी विकल्प केरल को चुना था काली मिर्च और इलायची के उत्पादन में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक? अब यहां पर देखिए ए विकल्प में लिखा है सोना कोलार, बिल्कुल सही है। सोना कोलार से संबंधित है। यदि हम कोयले क्षेत्र की बात करें तो झरिया है, ये भी सही है। लौह अयस्क को गुंटूर से कोरिलेट कर रहा है। याद रखिएगा गुंटूर आंध्र प्रदेश में। यदि हम लौह अयस्क की बात करें तो इसमें उड़ीसा प्रमुख है और उड़ीसा में आपने क्योंझर, मयूरभंज, बोनोई इन सभी स्थानों को सुना होगा, इसलिए लौह अयस्क यहां पर गुंटूर से सही संबंधित नहीं है। यदि हम हीरा की बात करें तो ये पन्ना से कोरिलेट है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 29 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका लौह अयस्क है ये उड़ीसा के बोनोई, क्योंझर और मयूरभंज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 30 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहा लिग्नाइट का प्रमुख भंडार नहीं है।
बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा लिग्नाइट का जो प्रमुख भंडार है वो झारखंड में नहीं है, बल्कि गुजरात, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी इन तीनों राज्यों में लिग्नाइट का भंडार है, लेकिन झारखंड में नहीं है। प्रश्न संख्या 30 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि हम 2018 की इंडियन कोल एवं लिग्नाइट रिसोर्स की रिपोर्ट देखें, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई थी, इसके अनुसार जो लिग्नाइट के भंडारक क्षेत्र हैं वो है तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस सूची में झारखंड सम्मिलित नहीं है। क्लियर है, तो याद रखेंगे इन राज्यों के नाम। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 31, यहां पर कथन और कारण से संबंधित है। आइए इसको देखते हैं। कथन में कहा जा रहा है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि अभी आपने कई बार ये पढ़ा होगा कि जो चीनी उद्योग है ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसके पीछे वहां की ज्योग्राफिकल कारण है। इसके अलावा जो कारण में दिया गया है कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार और गन्ने में जो रस की मात्रा है वो दक्षिण के राज्यों में अधिक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी कथन और कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या हो रही है। प्रश्न संख्या 31 का विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी विकल्प को दिया जा रहा है जबकि ए विकल्प सही होगा। आइए जरा इसके अन्य कारण को भी देखते हैं। आप सभी को पता है कि दक्षिण भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है और गन्ना भी उष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी आदर्श जलवायु उपस्थित हो गई। इसके कारण जो गन्ना है वो अधिक रसीला और अधिक शर्करा वाला होता है। इसके अलावा समुद्री तटीय जलवायु का भी प्रभाव है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, नमी संरक्षण है। इन सभी कारणों से जो दक्षिण भारत का गन्ना है वो मोटा और अधिक रस वाला होता है। यही कारण है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। ठीक है, तो यानी इस प्रकार ये कथन एक सही हो गया। याद रखिएगा गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है और यहाँ पर विश्व का लगभग 40% गन्ना पैदावार होता है। याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल होने के कारण 20 से 27 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर औसत वार्षिक तापमान होता है और 100 से 200 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है जो इसके लिए उपयुक्त है। और यही कारण है कि यहाँ पर गन्ना की प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा है। यदि हम गन्ना उत्पादन में शीर्ष राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये दोनों दक्षिण भारत के हैं। यानी इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी हो रही है। यहाँ पर आंसर डी दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ए विकल्प सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए हीरा दिया गया है और इसमें कौन सा तत्व होता है, तो यहाँ पर कार्बन से आपको रिलेट कर देंगे। यानी ए को आप किससे कोरिलेट करेंगे, चौथे के साथ। यदि हम संगमरमर की बात करें तो संगमरमर में कैल्शियम, यानी यहाँ पर बी को आप पहले के साथ सुमेलित करेंगे। रेत की बात करें तो रेत में सिलिकॉन होता है, यानी सी को आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। माणिक्य अर्थात रूबी, इसकी बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, यानी यहाँ पर आप डी को तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। इस प्रकार जो आपका कूट बनेगा वो 4, 1, 2, 3 का होगा। और आइए 32 का रिजल्ट देखते हैं, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। देखिए यहाँ पर सही सुमेलित भी किया गया। अगला है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है कि लोमबोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य है, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, बाली और लोमबोक के बीच में लोमबोक जल डमरू मध्य स्थित है। यानी प्रश्न संख्या 33 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे पहले ये समझिए कि जल संधि और जल डमरू होता क्या है। पानी के एक सकरे रास्ते को जो दो बड़े जल समूहों को आपस में जोड़ता है उसको कहा जाता है जल संधि या जल डमरू मध्य। यदि हम बात करें लोमबोक की तो ये लोमबोक जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है और ये इंडोनेशिया में बाली और लोमबोक द्वीपों के मध्य है। कौन? लोमबोक जल डमरू। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 34। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। ये जो ब्राजील धारा है ये कैसी धारा है, ये गर्म जल धारा है। और याद रखिएगा ये जो ब्राजील जल धारा है ये अटलांटिक महासागर में के तट पर प्रवाहित होती है। यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ जो अन्य विकल्प में दिए गए धारा हैं जैसे फोकलैंड धारा, लेब्राडोर धारा या कनारी धारा, ये सभी जल धाराएं जो हैं ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। ठीक, तो ये भी बात याद रखेंगे कि ये सभी अटलांटिक महासागर की हैं। तो आइए अटलांटिक महासागर की गर्म और ठंडी दोनों में जो और अतिरिक्त जल धाराएं उनको यहाँ पर सम्मिलित करके इस प्रश्न को 360 डिग्री में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गर्म जल धारा की। अभी आपने ब्राजील जल धारा को पढ़ा, इसके अलावा अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम जल धारा भी गर्म है, फ्लोरिडा जल धारा ये भी गर्म है, गिनी जल धारा ये भी गर्म है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है, इरमिंगर, ये जो इरमिंगर जल धारा है ये भी गर्म जल धारा है और अटलांटिक महासागर से संबंधित है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में उत्तर और दक्षिण विषुवतीय रेखा जलधारा भी गर्म जलधारा है। यदि हम ठंडी जलधारा की बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ऐड करना होगा, वो है बेंगुएला धारा। जो बेंगुएला धारा है ये भी ठंडी जलधारा है और अटलांटिक महासागर से। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा ये भी ठंडी है।
साथ ही साथ अटलांटिक महासागर की जो धारा है वो भी कौन सी है, अंटार्कटिका जलधारा, ठीक, और ये भी कैसी है, ठंडी है। तो इन दोनों को याद रखेंगे। यहाँ पर हमने अटलांटिक महासागर से संबंधित गर्म और ठंडी दोनों जलधाराओं को कंप्लीट करा दिया। आइए जरा यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 में सूची को सुमेलित करना है। पूछ रहा है कि कौन सा कूट सही होगा, तो चाड, ये प्रमुख प्राथमिक निर्यात पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा चाड में पेट्रोलियम, यानी यहाँ पर ए को आप तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि आप नाइजर की बात करेंगे तो यूरेनियम होगा, यानी बी को आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। यदि आप रवांडा की बात करेंगे तो यहाँ पर कहवा और कॉफी, यानी सी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि आप बेनिन की बात करेंगे तो बेनिन का संबंध कपास से हो जाएगा और डी को आप पहले से सुमेलित करेंगे, और जो आपका कूट बनेगा वो 3, 2, 4, 1 का बनेगा। तो आइए 35 का आंसर चेक करते हैं। यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 36, पूछा जा रहा है कि पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादन वाला देश कौन सा है। तो याद रखिएगा यदि हम पश्चिम एशिया की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 36 का विकल्प सी सही हो जाएगा। यदि हम 2018-19 के शीर्ष तेल उत्पादक देशों को देखें तो इसमें यूएसए, सऊदी अरब, रूस और ईरान है। क्लियर है? ये अभी आपने देखा। और साथ ही साथ जो अभी पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादन देश की बात हो रही थी तो सऊदी अरब, ये सुन्नी मुस्लिम देश है, ये भी बात आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 37 में पूछा जा रहा है कि विश्व का सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है। तो यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी ब्राजील में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यानी प्रश्न संख्या 37 का विकल्प बी सही होगा। यदि हम टॉप 4 कंट्री को देखें तो ब्राजील के बाद वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया का नाम आता है। याद रखिएगा ये जो कॉफी का वृक्ष है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 38, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में नहीं है। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, जो यूरेनियम है ये रूस के प्रमुख संसाधनों में नहीं है। प्रश्न संख्या 38 का विकल्प डी हो जाएगा। अगला देखिए, और अगर हम रूस में अन्य प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो यहां पर खनिज तेल, कोयला, लौह अयस्क, स्वर्ण, रजत, निकल, कॉपर, टीन, क्रोमियम, गैस, ये सभी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन यूरेनियम की उपलब्धता नहीं है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 39, पूछा जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका की जो सुपीरियर झील है ये किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा यहाँ पर लौह अयस्क का भंडार है, यानी प्रश्न संख्या 39 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। जो सुपीरियर झील का क्षेत्र है ये लौह अयस्क का भंडार है। आप सभी को पता है कि जो सुपीरियर झील है ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और याद रखिएगा अगर यहाँ पर हम प्रमुख लौह अयस्क के क्षेत्र की बात करें तो मेसाबी और बर्मिलन, ये दो ऐसे लौह अयस्क की खाने हैं। ठीक है? याद रखिएगा यहाँ पर एक फैक्ट और कोरिलेट करा दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सुपीरियर झील के अलावा ह्यूरॉन झील, इरी झील और ओंटारियो झील भी स्थित है। क्लियर है? इसको भी आप कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 40, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्लियर है? यहाँ एक तरफ झील का नाम है और दूसरी तरफ उसके देश का नाम है या उसके महाद्वीप का नाम दिया गया, जैसे बैकाल झील। तो आप सभी को पता है कि बैकाल झील कहाँ है, रूस में, यानी रशियन फेडरेशन, बिल्कुल सही है। मलावी झील की बात करें तो याद रखिएगा मलावी कहाँ पर है, मलावी एशिया में है, ये भी बात गलत है, यानी यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। यानी जो मलावी है ये कहाँ पर है, अफ्रीका में। ठीक है? यानी यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। कैस्पियन सागर झील की बात करें तो कैस्पियन सागर झील एशिया और यूरोप में है, ये बिल्कुल सही है। यदि हम टंगानिका की बात करें तो जो टंगानिका है ये अफ्रीका में है, ये भी सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 40 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर सूची दी गई है। देखिए यहाँ पर जो बैकाल झील है ये रशियन फेडरेशन में है। बैकाल झील के साथ साथ आप ओनेगा झील का भी नाम याद रखेंगे, ये भी कहाँ पर है, रूस में है। यदि हम बात करें मलावी झील की तो याद रखिएगा मलावी या न्यासा झील जो है ये अफ्रीका में है। ठीक है? और अफ्रीका में कहाँ पर, तंजानिया, मोजाम्बिक, ठीक है, अलावी। यदि हम बात करें कैस्पियन सागर की तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर झील सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है और ये एशिया और यूरोप में है। अगर प्रमुख देश की बात करें तो आप कह सकते हैं तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, ये सब प्रमुख देश हैं। यदि हम बात करें टंगानिका की तो ये जो टंगानिका है ये झील अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहाँ पर, बुरुंडी, जाम्बिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया। ठीक है? तो इन झील को भी याद रखेंगे। झील से रिलेटेड प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। एक और पॉपुलर झील है वो है मिशिगन झील, ये यूएसए में है, ये भी बहुत पूछता है। और टिटिकाका झील पूछता है, याद रखिएगा बोलीविया और पेरू में टिटिकाका झील है। ठीक है? तो इनको भी आप याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 41, ये 2011 की जनगणना से संबंधित है और पूछा जा रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। ठीक है? यानी यहाँ पर न्यूनतम पूछा जा रहा है और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जा रहा है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, यानी 41 का सही जवाब होगा विकल्प ए। देखिए यहाँ पर
जो जनघनत्व है वो दिया गया है। याद रखिएगा न्यूनतम जनघनत्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये पहले स्थान पर है। क्लियर है। और यदि क्रम में देखा जाए तो दादर और नगर हवेली ये दूसरे स्थान पर है, और जो लक्षद्वीप है ये किस पे है, ये तीसरे स्थान पर है। यानी टॉप 3 याद रखेंगे, ये न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला देखिए, और याद रखिएगा भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला है प्रश्न संख्या 42, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। अब यहाँ देश पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ सही जवाब होगा मंगोलिया। आपको पता है कि मंगोलिया का जो जनघनत्व है वो 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। यदि हम अन्य देश की बात करें तो सऊदी अरब में 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अफगानिस्तान में 49 और इराक में 49 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और जनघनत्व इस प्रकार मंगोलिया में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर सबसे कम जनघनत्व वाला मंगोलिया देश होगा। अगला है प्रश्न संख्या 43, पूछा जा रहा है कि वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की जो शहरी आबादी है वो 2030 तक कहां पहुंचने का अनुमान है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, 575 मिलियन। यानी वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार जो भारत की शहरी आबादी है 2030 तक 575 मिलियन पहुंचने का अनुमान है। ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। जरा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिवीजन 2017 की रिपोर्ट को अगर देखें तो उसमें बताया गया कि भारत की जनसंख्या 2030 तक 1.5 बिलियन हो जाएगी, अर्थात 1500 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यदि हम 2011 की जनगणना के आधार पर बात करें तो भारत की जो शहरी जनसंख्या है वो 31.2% है, जो कि पिछले प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन में भी आपने पढ़ा था। इसके अलावा एक आंकड़े में बताया गया, जो मूल प्रश्न में पूछा गया, कि जो शहरी जनसंख्या वो 2030 तक 575 मिलियन हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 44, पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है। यहां पर न्यूनतम साक्षरता दर पूछा जा रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दादरा और नगर हवेली। यानी यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो विकल्प बी हो जाएगा। दादरा नगर हवेली में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है। ठीक है, यानी बी आंसर हो जाएगा। यदि हम इसके क्रम को देखें तो सबसे कम दादरा नगर हवेली, उसके बाद पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली, और उसके बाद अंडमान निकोबार। आपको बस केवल टॉप 5 याद रखना है मैक्सिमम, और मिनिमम अगर आप याद रखना चाहते हैं तो टॉप 3 को याद रखेंगे। ये 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। नंबर 1 पर दादर नागर हवेली, दूसरे पे पुडुचेरी, तीसरे पे चंडीगढ़ और चौथे पर दिल्ली। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45, पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है। लग रहा है कि 2017 के मेंस में केवल केंद्र शासित प्रदेश को टारगेट बनाया गया था। और प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब होगा विकल्प सी। जो दमन दीव है ये केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात के मामले में सबसे न्यूनतम स्थान रखता है, इसलिए प्रश्न संख्या 45 का विकल्प सी सही हो जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि इसमें आप टॉप 3 यूटी के नाम जरूर याद रखेंगे। तो देखिए अभी आपने देखा कि सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात तो दमन दीव का है, उसके बाद दूसरे नंबर पे दादरा नागर हवेली आता है। याद रखेंगे दमन दीव पहले स्थान पर है, दादरा नागर हवेली दूसरे स्थान पर है, और लक्षद्वीप जो है ये तीसरे स्थान पर है न्यूनतम लिंग अनुपात के मामले में, वो भी केंद्र शासित प्रदेश में। अगला है प्रश्न संख्या 46, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के का जो भाग 16 है ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा जो भाग 16 है ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, यानी प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब होगा विकल्प डी। क्लियर है। अब अगला देखिए, अगर हम इसकी विस्तृत व्याख्या को देखें तो चीजें और स्पष्ट होंगी। याद रखिएगा भारतीय संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, और जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। क्लियर है। यदि हम प्रशासनिक अधिकरण की बात करें तो ये किसमें है, भाग 14 क में है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण भाग 14 में है, भाग 14 के क में है। अगर 14 का इसका मतलब बाद में जोड़ा गया तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। यदि हम बात करें भाग 16 की तो भाग 16 में भी आपने पढ़ा कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। यदि हम बात करें भाग 14 की तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आती हैं। और यदि हम बात करें भाग 12 की तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद ये संबंधित है भाग 12 से। क्लियर है। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे भाग हैं जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है निर्वाचन किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 15 में। राजभाषा की बात की जाए तो राजभाषा का संबंध भाग 17 से है। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण जो अभी आपने हेडिंग में देखा था आपात उपबंध, आपात उपबंध भाग 18 से संबंधित है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण भाग हैं, आपको याद रखने होंगे। अगला है प्रश्न संख्या 47, और पूछा जा रहा है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में
प्रथम बार पारित कर दिया गया हो और विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। तो याद रखिएगा, इसमें प्रावधान है कि 3 माह से अधिक समय तक वो विधान परिषद में नहीं होगा यदि उसे विधानसभा के द्वारा प्रथम बार पारित कर दिया गया है। यानी प्रश्न संख्या 47 का विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगर हम इसकी विस्तृत व्याख्या देखें तो अनुच्छेद 197 के सब क्लॉज 1 के ख में इस बात का प्रावधान है कि यदि विधानसभा ने प्रथम बार इसको पारित कर दिया है तो विधान परिषद के समक्ष वो विधेयक 3 माह से अधिक नहीं रोका जा सकता है। यहां पर इस अनुच्छेद को भी याद रखेंगे, 197 के सब क्लॉज 1 के ख में इस बात का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 48 का विकल्प ए सही हो जाएगा। यदि हम इसकी व्याख्या को देखें तो याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि जो भाग 15 है ये निर्वाचन से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद जो 326 है उसमें कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों के निर्वाचन करने के लिए वयस्क मताधिकार होगा। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। याद रखिएगा, इस 61वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 326 में एक परिवर्तन किया गया और क्या परिवर्तन हुआ, जो मताधिकार की आयु है उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्लियर है। इसके अलावा यहां पर एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया और ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं इसी अनुच्छेद 326 के कारण। याद रखिएगा, अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की सीमा को निर्धारित किया गया है, उसमें यह अधिकार है वयस्क मताधिकार का। लेकिन जो मत देने का अधिकार है, इस आधार पर आप ये नहीं कहेंगे कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये कैसा अधिकार है, एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि जो मत देने का अधिकार है ये एक वैधानिक अधिकार है, या इसको आप कह सकते हैं सांविधिक अधिकार है या विधिक अधिकार है, न कि संवैधानिक अधिकार। क्लियर है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 323 की, तो अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग होगा, यानी इसमें ये शक्तियां निर्वाचन आयोग में निहित है। और किस अनुच्छेद के तहत, 324 के तहत। 325 में कहा जाता है कि धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का जो निर्वाचन नियमावली है उसमें नाम सम्मिलित करने के लिए उसे अपात्र नहीं किया जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 49। यहां पर समिति और उनकी स्थापना का वर्ष दिया गया है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सभी समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यदि हम बात करें पीके थुंगन समिति की, तो याद रखिएगा पीके थुंगन समिति का संबंध 1988 से है, यानी ए को आप चौथे के साथ। अशोक मेहता समिति की बात करें तो अशोक मेहता 1977 से संबंधित है, यानी बी को आप तीसरे के साथ। यदि हम बी आर मेहता यानी बलवंत राय मेहता की बात करें तो इनका संबंध 1957 से है, ये सबसे पहली समिति थी, यहां पर आप सी को पहले के साथ सम्मिलित करेंगे। यदि हम एल एम सिंघवी समिति की बात करें तो एल एम सिंघवी समिति का संबंध 1986 से है। इस प्रकार आप डी को दूसरे के साथ सम्मिलित करेंगे और आपका सही कोड क्या बनेगा, 4, 3, 1 और 2। आइए आंसर देखते हैं, 4, 3, 1, 2। इस प्रकार से यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पर ईयर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं, तो आइए इसको 360 डिग्री में इसको कंप्लीट करते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो बी आर मेहता समिति है ये सबसे पहली है, इसीलिए इसे पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। क्लियर है, 1957। और जो बी आर मेहता समिति है इसने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बात उठती है कि इसके अलावा भी इस तरीके का पूछा गया था। हाँ, जो अशोक मेहता समिति है इसने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की थी। अगर हम बात करें एल एम सिंघवी की, तो याद रखिएगा एल एम सिंघवी ने पंचायती राज की संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति दी थी, यह भी प्रश्न पूछा गया। इसके साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन की जो पद्धति है वो एल एम सिंघवी से संबंधित है। क्लियर है। यहां पर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो इसलिए पंचायती राज से संबंधित जो प्रमुख समितियां वो आपके ध्यान में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जीवी आर राव समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये 1985 में स्टैब्लिश हुई थी। क्लियर है। क्रम भी देता है तो याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जीवी आर राव की अनुशंसा की, तो इन्होंने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार के लिए सुझाव दिया था। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि सादिक अली समिति, तब भी आपका जवाब होगा ये भी पंचायती राज से संबंधित है। इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। अगला है प्रश्न संख्या 50। पूछा जा रहा है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था, तो आपका सीधा जवाब होगा विकल्प डी, एम के गांधी के द्वारा, यानी महात्मा गांधी के द्वारा। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा जो महात्मा गांधी थे इनका सपना था ग्राम स्वराज का, और ग्राम स्वराज को सशक्त, स्वस्थ और विकासशील बनाना इनका सपना था। ग्राम स्वराज का मतलब क्या होता है?
ग्राम स्वराज का मतलब है कि गांव के लोगों की ऐसी सरकार जो हर संसाधन गांव में उपलब्ध करा सके, साथ ही साथ विकास का भी काम कर सके। एक बात याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया और इसके लिए भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में जो शीर्षक दिया गया वो पंचायत दिया गया और अनुच्छेद 243 पंचायत के प्रावधान से संबंधित है। क्लियर है? तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 51, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, लाभ मात्रा अनुपात में जो सुधार है वो बिक्री कीमत में वृद्धि करके, बिक्री मिश्रण को बदल के और परिवर्तनशील लागत को कम करना, ये सभी जो है लाभ मात्रा अनुपात में शामिल है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि लाभ मात्रा अनुपात कहते किसे हैं। याद रखिएगा, बिक्री की मात्रा में परिवर्तन के कारण लाभ में जो परिवर्तन की दर है उसको मापता है लाभ मात्रा अनुपात। क्लियर है? और ये लाभ प्रदाता की गणना के लिए महत्वपूर्ण अनुपात में से एक है। क्लियर है? याद रखिएगा, यदि हम बात करें पीवी अनुपात की, तो पीवी अनुपात का जो सूत्र है वो क्या है? योगदान इंटू 100 अपॉन बिक्री। अब ये योगदान क्या है यानी कंट्रीब्यूशन क्या है? तो कंट्रीब्यूशन में आता है बिक्री कीमत और परिवर्तनशील लागत के बीच में अंतर। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है। ठीक है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि ये गरीबी का सामाजिक सूचक है। इसमें पहला ही विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि परिवहन के साधनों की कम संख्या है तो इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि ये गरीबी का सूचक है। जबकि निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में कमी और रोजगार के अवसरों में कमी, ये सभी गरीबी के सामाजिक सूचक है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 52 का विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 53। पूछा जा रहा है कि परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है। याद रखिएगा, ये तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत आता है, परिवहन, संचार और वाणिज्य। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 53 का विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए जरा इसको देखते हैं डिटेल में। यदि हम बात करें तृतीय गतिविधि की, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं, तो इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र यानी तृतीय जो क्षेत्र है इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, भंडारण एवं संचार, बीमा, वित्त, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं, ठीक है, ये सभी आती हैं किसके अंतर्गत? तृतीय क्षेत्र के। यानी आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो भी सेवा क्षेत्र है यानी सर्विस सेक्टर है वो कैसा है? तृतीय क्षेत्र है। क्लियर है? यदि हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, खनन, ये सभी किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। यानी प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्राप्त होते हैं। क्लियर है? यदि हम बात करें द्वितीय क्षेत्र की, तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र शामिल हैं। याद रखिएगा, इसी आधार पर द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कारखाने, बिजली उत्पादन, ये सभी शामिल होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 में पूछा जा रहा है कि जो आयात कर है ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, आयात कर से व्यापार की मात्रा घटती है। यानी प्रश्न संख्या 54 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आयात और निर्यात क्या होता है। जब किसी भी उत्पाद या सेवा को हम बाहर से खरीदते हैं, मंगाते हैं, तो उसको कहा जाता है आयात, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं इंपोर्ट। और जब हम दूसरे देश को भेजते हैं तो उसको कहते हैं निर्यात यानी एक्सपोर्ट। पहली बात। दूसरी बात कि जो आयात होता है, जैसे कोई वस्तु आई, उस पर जब आप कोई टैक्स इंपोज करते हैं तो उसको कहा जाता है आयात कर। ठीक है, और जब आप आयात कर की मात्रा को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा? व्यापार में जो है ये घटता है, यानी उस जगह की वस्तु क्या होगी? आपके देश में और महंगी होगी, क्योंकि उसमें आपने इंपोर्ट टैक्स को इंपोज कर दिया है। क्लियर है? ये तब होता है जब हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं या किसी ऐसे इंपोर्ट के कारण जिससे आपके यहाँ के उत्पाद की मांग में कमी हो जाएगी, तब आयात कर को और अधिक बढ़ाकर इंपोज किया जाता है। क्लियर है? अगले आइए प्रश्न संख्या 55। पूछा जा रहा है कि भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय बनाया गया। कब बनाया गया? तो आपका जवाब होगा 1994 में। यानी प्रश्न संख्या 55 का विकल्प ए सही हो जाएगा। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय 1994 में बनाया गया। अब यहाँ पर एक बात ये समझ लीजिए कि चालू खाते में परिवर्तनीयता से संबंध क्या है। इसका मतलब है कि मुद्रा की सीमा पर आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। क्लियर है? और ये 1994 से परिवर्तन हुआ। अगला है प्रश्न संख्या 56। पूछा जा रहा है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ये अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। यदि हम जीएसटी की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये अप्रत्यक्ष कर है और आपको बताया गया कि ये जीएसटी एक देश एक कर नियम के अंतर्गत लाया गया। इसके द्वारा 17 प्रकार के करों को एक कर में परिवर्तित किया गया। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जीएसटी को
शुरुआत कब किया गया भारत में? तो 1 जुलाई 2017 से। ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57। पूछा जा रहा है कि मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का जो वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार है वो कौन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आरबीआई के कार्य को पूछने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। यानी मुद्रा और वित्तीय मामलों में जो सरकार का वित्तीय अभिकर्ता यानी सलाहकार होगा वो कौन होगा? आरबीआई होगा। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि आरबीआई के काम की बात हुई है तो जरा आरबीआई के और कामों को देख लीजिए। आरबीआई का जो सबसे प्रमुख काम है वो है नोट जारी करना। 1 रुपए के नोट को छोड़कर आरबीआई अन्य नोट को जारी करता है। आप सभी को पता है कि 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरी बात, आरबीआई को भारत सरकार का बैंक कहा जाता है। किस आधार पर? क्योंकि ये मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार की वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार की भूमिका को निभाता है। याद रखिएगा, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को। इसके साथ ही साथ क्रेडिट पर नियंत्रण, ये भी काम किसका है? आरबीआई का। आपको पता है कि क्रेडिट पर नियंत्रण 2 प्रकार से होता है। एक होता है परिमाणात्मक नियंत्रण और दूसरा होता है गुणात्मक नियंत्रण। गुणात्मक नियंत्रण में जैसे बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, ये सभी आते हैं गुणात्मक नियंत्रण के अंतर्गत। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसका भी संरक्षण कौन करता है? आरबीआई करता है। इतनी बातें आप इससे संबंध में याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 58। पूछा जा रहा है कि उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो उरुग्वे दौर है ये गैट और विश्व बैंक दोनों से संबंधित है। यहाँ पर सी और डी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो गैट के उरुग्वे दौर की बात है ये 1989 से 93 में विश्व व्यापार संगठन को इसने जन्म दिया। याद रखिएगा, 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मराकेश में उरुग्वे दौर के फाइनल एक्ट के तहत हस्ताक्षर किए और इस प्रकार विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। इस प्रकार जो 1948 में गैट था इसका स्थान 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ ने ले लिया। क्लियर है? यानी इसका मतलब क्लियर है कि जो उरुग्वे दौर है ये गैट और विश्व बैंक दोनों से संबंधित है। याद रखिएगा, डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय की अगर बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान समय में 164 सदस्य हैं। एक बात और याद रखिएगा, ये जो विश्व व्यापार संगठन है ये स्वायत्त, स्वतंत्र और वैधानिक अधिकार रखता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग या अधिकरण नहीं है। याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 59। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा? ये पुराना है। अगर आप 2022 का जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है इसके आधार पर आप देखेंगे तो 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में शीर्ष जो निर्यात है वो किसका है? वो है पेट्रोलियम का। क्लियर है? और अगर शीर्ष आयात की बात करेंगे तो पेट्रोलियम क्रूड का सर्वाधिक आयात है। इसको करंट में आपको कंप्लीट भी कराया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 60। पूछा जा रहा है कि शुद्ध निर्यात बराबर होता है? तो याद रखिएगा, शुद्ध निर्यात तब निकलता है जब निर्यात में से आयात को माइनस कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 61। पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है। यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक है। यहाँ डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अभी आपने देखा कि जो वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं वो कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी फ्रेडरिक विस्लो टेलर। ठीक है, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंधन किसे कहा जाता है? विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में यदि वैज्ञानिक प्रबंधन की शुरुआत कहें तो ये एफ.डब्ल्यू. टेलर महोदय ने किया था। ठीक है, और उन्होंने कहा, इसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि यह जानने की कला कि आप व्यक्तियों से क्या करवा सकते हो और यह देखने कि किस प्रकार सबसे उचित और सस्ते ढंग पर कार्य करते हैं, इसी को कहा जाता है क्या? वैज्ञानिक प्रबंधन। क्लियर है? टेलर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 62। पूछा जा रहा है कि ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है? तो याद रखिएगा, ध्वनि की प्रबलता आयाम के द्वारा मापी जाती है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 62 का विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा, ये जो ध्वनि है इसकी जो तीव्रता है यानी इंटेंसिटी या लाउडनेस, ये ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि की धीमी, मंद या तीव्र या प्रबल जो है वो सुनाई देती है। ठीक, और इसे प्रबलता नापते किसे? आयाम से। यहाँ पर ध्वनि से संबंधित कुछ और प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं, जरा इसको कोरिलेट कर लीजिए। यदि हम ध्वनि तरंगों की बात करें तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। क्लियर कट याद रखना है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। और ये पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक किसमें है? तो याद रखिएगा, ठोस में सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम किसमें होती है? गैस में। तो इतनी बातें आप यहाँ पर इससे कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 63। पूछा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब
निम्नलिखित पर बनता है। तो याद रखिएगा, अगर दूरदृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है। अब जरा यहाँ पर दूरदृष्टि दोष को समझ लीजिए। जब दूरदृष्टि दोष है यानी हाइपरमेट्रोपिया है, तो इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु बिल्कुल साफ दिखाई देगी, लेकिन जो नजदीक की वस्तु है यानी पास की वस्तु है वो उसे धुंधली दिखाई देगी, और जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनेगा। क्लियर है? दूसरी बात, इसको सही करने के लिए उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी के विपरीत जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, और इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों बात को याद रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 64। पूछा जा रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा का जो उपयोग है वो ऊष्मी प्रदूषण, इसका कारक ऊष्मी प्रदूषण, यानी यहाँ पर विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, यदि हम नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग के कारण जो समस्या है उसकी बात करें तो अभी आपने देखा कि ऊष्मीय प्रदूषण है। एक बात और याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर से जो प्राप्त ऊष्मा है ये पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आती है। क्लियर है? फिर बिजली उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, ये वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? किसके लिए? विद्युत उत्पादन के लिए। अगर हम नाभिकीय विखंडन की बात कर रहे हैं तो हमको परमाणु बम को याद रखना होगा। परमाणु बम भी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि जो हाइड्रोजन बम होता है ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। जब नाभिकीय संलयन की बात हुई तो जो सूर्य का प्रकाश है ये भी नाभिकीय संलयन का परिणाम है। ये भी बात याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 65। पूछा जा रहा है कि प्रत्येक क्रिया के एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, ये नियम किसने दिया था? तो याद रखिएगा, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, ये सिद्धांत न्यूटन का, यानी प्रश्न संख्या 65 का विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, न्यूटन ने गति विषयक 3 प्रकार के नियम दिए थे। क्लियर है? जो तीसरा नियम है इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है कि एक समान और विपरीत प्रक्रिया होगी यदि आप कोई क्रिया करेंगे तो। ठीक, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि 3 नियम दिए थे। इसमें जो पहला नियम है इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्लियर है? जड़त्व का नियम या इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। क्लियर है? अब ये प्रथम नियम क्या करता है जरा इसको भी देख लीजिए। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु यदि वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहेगी, यदि वो गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहेगी जब तक कोई बाह्य बल इंपोज न किया जाए। क्लियर है? जैसे उदाहरण से रिलेटेड प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे जैसे आप कार में बैठे हैं और कार अचानक स्टार्ट हो जाए तो क्या होता है? आप पीछे की तरफ गिरते हैं। ये क्या है? न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि आपकी शरीर तो विरामावस्था में है और वो विरामावस्था में रहना चाहेगी, लेकिन जब उस पे बाह्य बल लगाकर गाड़ी को चला दिया गया तो आपकी शरीर पीछे की तरफ क्यों झुकी? क्योंकि वो विरामावस्था में रहना चाह रही है। ठीक, इसी प्रकार जब आपने कहा कि गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी, तो जैसे आप बस में यात्रा करते हैं तो अगर ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है? यानी बाह्य बल आपको रोकना चाहता है, लेकिन न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि यदि आप गतिशील हैं तो आप गतिशील रहना चाहते हैं। ठीक, तो ये कारण है। जैसे एक और उदाहरण महत्वपूर्ण, कि जैसे आप ट्रेन या जब बस से उतरते हैं तो कुछ दूर तक आप उसी की दिशा में चलते हैं, तो ये भी यही कारण है। ठीक है, तो ये सभी हो गया क्योंकि आपकी शरीर मूविंग थी तो आप वो भी मूव करना चाहती है। अचानक आप खड़े हो जाएंगे तो गिर जाएंगे। अगर हम द्वितीय नियम की बात करें तो ये संवेग का नियम कहलाता है। याद रखिएगा, द्वितीय नियम का मतलब क्या हो गया कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर हम तृतीय नियम की बात करें तो तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, जो अभी आपने पढ़ा। जैसे उदाहरण के स्वरूप आप कह सकते हैं कि बंदूक से जो गोली चलाते हैं तो पीछे की ओर झटका देती है, यानी क्रिया किया तो वो प्रतिक्रिया हुई। जैसे अगर आप किनारे पर नाव से कूदते हैं तो भी आप देखेंगे। यदि आप मान लीजिए कुएं से पानी को निकाल रहे हैं और बाल्टी यदि आपकी पानी में गिर जाए तो आप पीछे की तरफ झटका खाते हैं। ठीक है, तो ये भी न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का उदाहरण है। क्लियर है? अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो याद रखिएगा, विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 66 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 67। पूछा जा रहा है कि इनमें से मूलभूत कण कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, जो क्वार्क है ये क्या है? मूलभूत कण है, यानी प्रश्न संख्या 67 का विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। क्वार्क मूल कण होता है। आइए जरा इसको विस्तार में देखते हैं। अभी आपने पढ़ा कि जो क्वार्क है ये पदार्थ कणों का मूलभूत प्रकार है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि इसे और तोड़ा नहीं जा सकता है। आप सभी को पता है कि जो पदार्थ आपके आसपास दिखते हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निर्मित होते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये क्वार्क से बने होते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? क्वार्क है। क्लियर है? यानी समस्त जो पदार्थ है वो इन्हीं क्वार्क से निर्मित है। क्लियर है? आप सभी को पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाने वाले कण हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। क्लियर है? याद रखिएगा,
पाई मेशान की खोज एच युकावा ने की थी। ये जो पाई मेशान है ये विकल्प सी में आपका दिया हुआ था, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? एच युकावा ने। याद रखिएगा ये भी एक अस्थायी मूलकण होता है। यदि हम मूल कणों की बात करें तो ये दो वर्ग है, एक क्वार्क है, एक है लेप्टॉन। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 में पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। तो याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 68 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसको बनाने के लिए स्टील में क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 69। पूछा जा रहा है कि नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित में होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 1 × 10⁻⁻15 मीटर, यानी प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब होगा विकल्प ए। ये क्या है? नाभिक के आकार की कोटि है। यदि हम बात करें नाभिक की त्रिज्या की तो याद रखिएगा जो नाभिक है उसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा, नाभिक जो है ये अत्यंत सूक्ष्म आकार के होते हैं और परमाणु के केंद्र में पाए जाते हैं। ये धन आवेशित होते हैं और नाभिक में परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। क्लियर है? और अगर पूछा जाए कि इसके गुणों का पता किसने लगाया था तो याद रखिएगा रदरफोर्ड ने इसका पता लगाया था। अगला है प्रश्न संख्या 70। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा कोबाल्ट ऑक्साइड ये कांच को गहरा नीला रंग प्रोवाइड करता है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब होगा विकल्प ए। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर देखिए कांच में मिलाए जाने वाले पदार्थ जिसके कारण जो रंग है उसकी बात हो रही है। यहां सबसे पहली बात हो रही है भूरे रंग की। तो याद रखिएगा जो कांच में भूरा रंग प्राप्त होता है ये फेरिक ऑक्साइड के कारण। यदि हरे रंग की बात करें तो क्रोमिक ऑक्साइड के कारण। यदि गहरे नीले रंग की, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। यदि हम चटक लाल की बात करें तो चटक लाल रंग जो है ये क्यूफ्रिक ऑक्साइड या कैल्शियम सल्फाइड के कारण होता है। यदि हम बात करें कैडमियम सल्फाइड की तो इसके कारण नींबू जैसा पीला रंग दिखाई देता है कांच का। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। जो 6 रोग है ये विषाणु जनित रोग नहीं है, जबकि ये किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है। प्रश्न संख्या 71 का विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा यदि हम बात करें 6 रोग की तो याद रखिएगा 6 रोग जो होता है ये इसे तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है। इसको आम भाषा में टीबी के नाम से जानते हैं और ये रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक जीवाणु है। यदि हम जीवाणु से होने वाले रोग की बात करें तो 6 रोग यानी तपेदिक रोग या टीबी रोग, डिप्थीरिया, हैजा, चेचिस, निमोनिया, टाइफाइड, ये सभी किसके कारण होते हैं? जीवाणु के कारण। यदि हम विषाणु की बात करें यानी वायरस की, और याद रखिएगा जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं और विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। तो इसके कारण पोलियो, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, रेबीज और पोलियो रोग होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 72। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। चर्चा हो चुकी है, उसको कहते हैं विटामिन डी, यानी प्रश्न संख्या 72 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप सभी को पता है कि जो विटामिन डी है ये क्या है? सूर्य के प्रकाश में त्वचा में बनती है। और विटामिन ए का स्रोत क्या है? पत्तेदार सब्जी, गाजर, मछली इत्यादि। याद रखिएगा विटामिन ई की बात करें तो ये मेवे, फल, सब्जी से प्राप्त होती है और विभिन्न प्रकार के बीजों और उनके तेल से प्राप्त होती है। ठीक है, और विटामिन के की बात करें तो ये भी पत्तेदार सब्जी और अंडे से प्राप्त होता है। इसके रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाले रोग पर पहले चर्चा हो चुकी है। प्रश्न संख्या 73 में पूछा जा रहा है कि कथन और कारण की सत्यता की जांच करें। कथन में कहा जा रहा है कि जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। ये बिल्कुल सही बात है, यानी कथन सही है। कारण में कहा जा रहा है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है, क्लियर कट गलत है। इस प्रकार कथन सही है लेकिन कारण गलत है। क्लियर? आपको पता है कि जीवमंडल जो है उसमें 3 प्रकार के संघटक होते हैं। एक होता है जैविक संगठक, दूसरा होता है अजैविक और तीसरा होता है ऊर्जा संगठक। और ये तीनों जो संगठक है वो एक दूसरे पर आधारित होते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 74। पूछा जा रहा है कि जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर बिचौलिया के तौर पे उत्पादक कार्य करता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, अभी ऊपर भी चर्चा हुई है कि जैविक घटक। तो ये जो जैविक संगठक है इसमें जीवित चीजें आती है, जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव। यदि हम अजैविक संगठक की बात करें तो इसमें सूर्य की रोशनी हो गई, ताप हो गई, वर्षा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया। ठीक है, यानी अजैविक, जो इसमें जीव ना हो, वो सभी संगठक अजैविक में आते हैं। और इनके मध्य बिचौलिया का काम कौन करता है? उत्पादक। क्यों? क्योंकि उत्पादक का काम क्या होता है? भोजन को बनाना। इसके लिए पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, सूर्य से प्रकाश लेंगे।
ठीक है, मृदा से नमी लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसमें उत्पादक जो है ये जैविक और अजैविक संगठन के बीच में बिचौलिए का काम करता हुआ दिख रहा है। अगला है प्रश्न संख्या 75। पूछा जा रहा है कि ऊपरी वायुमंडल की जो ओजोन परत है इसका क्षरण किसके कारण हो रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत पॉपुलर प्रश्न है। आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, इसके कारण जो है ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अभी आपने मूल प्रश्न में पढ़ा कि जो ओजोन परत है इसके क्षरण के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में CFC कहा जाता है। ये जो CFC है ये एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। और याद रखिएगा ये जो CFC है ये फ्रिज और रेफ्रिजरेटर जैसे वस्तुओं के उपयोग से इसका उत्सर्जन ज्यादा होता है। एक बात और याद रखिएगा, जो ओजोन परत के छीड़ होने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई इसको बचाने के लिए उसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन परत को छीड़ करने वाले पदार्थों के बारे में जो उसको कमी करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है उसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से एक हरित गृह गैस नहीं है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। जो ऑक्सीजन है ये हरित गृह गैस नहीं है, यानी ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन, ऑक्सीजन। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन ये क्या है, हरित गृह गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये वातावरण में वैश्विक ऊष्मा को बढ़ाने का काम करती है, यानी वैश्विक तापमान को बढ़ाने का काम कौन करते हैं, ग्रीन हाउस गैसें। इसमें अभी आपने कार्बन डाइऑक्साइड को देखा, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने देखा, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन, ये सभी इसमें शामिल है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं है, याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर आपको गलत कथन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि यह 1991-92 में शुरू किया गया, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि ये केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। देखिए यहाँ पर ये जो केवल शब्द है इसने इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया, इसलिए प्रश्न संख्या 77 का विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। डी विकल्प में दिया कि यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ हुआ था, यह बिल्कुल सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 77 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की थी, कहां पर। तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, चेन्नई में। याद रखेंगे, चेन्नई में भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना की थी। और उद्देश्य क्या था, जैव विविधता नीति और कानून के संदर्भ में व्यावसायिक दक्षता और सामर्थ्य को अर्जित करना। अगला है प्रादेशिक सामान्य ज्ञान, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल है। प्रश्न संख्या 79 में पूछा जा रहा है कि लखनऊ महानगर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आशुफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी पहला स्टेटमेंट आपका सही। दूसरा कह रहा है कि ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया, ये भी स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न संख्या 79 का दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला देखिए, कथन 3 में कहा जा रहा है कि महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्लियर है, यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। याद रखिएगा, लखनऊ नगर निगम ने 55% से अधिक भूमि पर रिहायशी क्षेत्र विकसित किया है, यानी आपका बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। देखिए, जो पहली स्टेटमेंट में कहा गया कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी 1775 में आशुफुद्दौला ने लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना की थी। दूसरी बात कि ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोर्ट बटलर ने इसे सुगठित किया था। और जो गलत हुआ था स्टेटमेंट, उसमें कहा गया कि लखनऊ नगर निगम ने सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत महानगर के 55% से अधिक भूभाग को रिहायशी क्षेत्र विस्तृत किया है। अगला प्रश्न संख्या 80, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। जो थारू जनजाति है यह दीपावली को शोक के रूप में उत्तर प्रदेश में मनाती है। प्रश्न संख्या 80 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि हम थारू जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति प्रदेश के तराई क्षेत्रों में लगभग 5 जिलों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर में ये पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये किरात वंश के हैं और कई उप प्रजातियों में विभाजित हुए हैं। ये लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ पर बसे हैं, ठीक। अगला है प्रश्न संख्या 81, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, यानी जो ग्रेटर नोएडा है यहाँ पर नॉलेज पार्क की स्थापना की गई, यानी प्रश्न संख्या 81 का विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। और अगर हम अन्य विकल्प की बात करें तो जो लखनऊ है इसमें बोटेनिकल पार्क, वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर शाक भाजी अनुसंधान संस्थान यानी IVRI की स्थापना। यदि हम प्रयागराज की बात करें तो केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्टैब्लिश किया गया, इनको भी याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 82,
पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा कानपुर में, यानी कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र निगम जो है स्थित है। प्रश्न संख्या 82 का विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो कृत्रिम अंग निर्माण निगम है ये भारत सरकार का उपक्रम है, पहली बात। दूसरी बात, इसका काम क्या है, तो विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण का निर्माण करना। स्थापना की बात करें तो 1972 में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहां पर है, कानपुर में। अगला है प्रश्न संख्या 83। पूछा जा रहा है कि आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, बुंदेलखंड में, यानी प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, जरा यहां पर विस्तृत विवरण देख लीजिए। ये जो आल्हा है ये लंबे समय तक चली आ रही लोक कथाओं का नायक है, ठीक। याद रखिएगा इनकी कथाओं को आधार बनाकर बुंदेलखंड के क्षेत्र में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला जिसको कहा गया आल्हा। क्लियर है। याद रखिएगा परमाल रासो आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रासो काव्य है, ठीक। और इस रासो का एक खंड है आल्हा खंड। क्लियर है। और इसमें महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों, ठीक है, एक आल्हा और दूसरा रुदल, इसके वीर चरित्र का वर्णन किया गया है। और ये जो रचयिता इसके पूछे जाए तो इसके रचयिता कौन होंगे, जगनिक, यानी परमाल रासो के रचयिता कौन है, जगनिक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 84। पूछा जा रहा है कि भारत में मेंथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत का है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का योगदान मेंथा तेल के उत्पादन में 85% का है, यानी प्रश्न संख्या 84 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें मेंथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के जिलों की, तो इसमें बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर और लखनऊ आते हैं, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया कि भारत मेंथा के तेल में 80% का उत्पादन करता है, ये भारत का विश्व में योगदान है, और उत्तर प्रदेश का भारत में मेंथा तेल के उत्पादन में 85% का योगदान है। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 85। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सुरमा उद्योग है ये कहां पर, किस जिले में फेमस है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 85 का विकल्प डी। बरेली जो है ये सुरमा उद्योग के लिए फेमस है। क्लियर है। यदि हम विभिन्न जिलों के औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो बरेली को अभी आपने देखा सुरमा उद्योग, और साथ ही साथ जो कत्था उद्योग है ये भी बरेली से संबंधित है। आजमगढ़ के निजामाबाद में ब्लैक पॉटरी उद्योग है, ये बहुत पूछा जाता है। इसके साथ साथ पीलीभीत में बांसुरी उद्योग, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ जो प्लाईवुड उद्योग है ये सीतापुर, सहारनपुर और नजीबाबाद जो कि बिजनौर में है, ये प्लाईवुड उद्योग से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 86। पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, अभी इसकी चर्चा हुई है, आपका सही जवाब होगा वाराणसी, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो इस अनुसंधान संस्थान की स्थापना वाराणसी में हुई थी, ये 1992 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है। और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का एक घटक संस्थान है। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 में सूची को सुमेलित करना है। विकल्प ए में लिखा काले मिट्टी के बर्तन। याद रखिएगा काले मिट्टी के बर्तन का संबंध किससे है, निजामाबाद आजमगढ़ से, यानी ए को आप चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम बात करें चीनी मिट्टी के बर्तन की तो आप इसको खुर्जा के साथ सुमेलित कर देंगे, यानी बी को दूसरे के साथ। यदि हम पीतल शिल्प कृति की बात करें तो मुरादाबाद से सुमेलित करेंगे, यानी सी को पहले के साथ। यदि हम सीसा शिल्प कृति की बात करें तो इसको आप फिरोजाबाद से सुमेलित कर देंगे, यानी डी को तीसरे के साथ। इस प्रकार जो आपका कूट बनेगा वो 4, 2, 1, 3 का बनेगा। ठीक है, तो आइए इसको आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 88। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, आगरा। ठीक है, यानी आगरा में चर्म विकास एवं विपणन निगम स्थित है। प्रश्न संख्या 88 का विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, और अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य में जो चर्म विकास एवं विपणन निगम है उसकी स्थापना हुई थी। अगला है प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 में एक तालिका दी गई है और इस तालिका में जो क्वेश्चन मार्क है वहां पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या होगी। यहाँ जो कॉलम दिया गया है इस कॉलम में एक क्रम है, इस क्रम को आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो अंक है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे पहले कॉलम में देखिए 1 में जब 5 का गुणा किया गया तो 5 आया, 5 में जब 5 का गुणा हुआ तो 25 हुआ, और जब 25 में 5 का गुणा हुआ तो 125 आया। इसी प्रकार से 7 में जब 2 का गुणा हुआ तो 14, 14 में 2 का गुणा हुआ तो 28, और 28 में 2 का गुणा हुआ तो 56। इसी प्रकार से इस बीच वाले कॉलम को आप देखेंगे 3 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और जब 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 48 होगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 89 का विकल्प बी सही हो जाएगा। और जब 48 में 4 का गुणा करेंगे तो आपका 192 रिजल्ट आएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब होगा विकल्प बी।
अगला देखिए प्रश्न संख्या 90। पूछा जा रहा है कि फूल का पत्ती से वही संबंध है जैसे पुस्तक संबंधित है। यानी आप देख रहे हैं कि फूल जो है ये पत्तियों से मिलकर बनता है, इसी प्रकार से जो पुस्तक है ये पृष्ठों से मिलकर बनता है। यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 में आपको सीरीज फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखना है कि 27 से 31 कैसे आया। तो 27 और 31 के बीच में जब आप अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का है, 4 का, यानी 2 वर्ग ऐड किया गया। 31 और 40 के बीच में अंतर कितने का है, तो 9 का अंतर है। यहाँ पर 3 के वर्ग को ऐड किया गया। इसी प्रकार 40 और 56 के बीच में अंतर कितना है, 16 का, यानी 4 का वर्ग ऐड किया गया। इसी प्रकार आगे 5 का वर्ग 25 ऐड किया गया, फिर 6 का वर्ग 36 ऐड किया गया। अब 117 में जब आप 7 का वर्ग 49 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117 में जब आप 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 166 आ जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 91 का विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 92। पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई तालिका में एबीसी का मान क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें एबीसी का मान दिया गया। यहां पर आप तीसरे कॉलम से जरा पैटर्न को देखिए, क्योंकि यहां तीनों में अंक फिलअप है। तो आप 12, 7 और 11 को जब जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पर 30 मिल जाएगा। इसका मतलब योग 30 होना चाहिए। तो यहां पर जरा पहले कॉलम को देखिए, 9 और 8 को जब आपने ऐड किया तो कितना आया, 17 आया। 17 में कितना जोड़ा जाए कि 30 हो जाए, तो आपको मिलेगा 13। यानी बी का मान कितना हो गया, 13, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। अब जरा बीच वाले विकल्प को भी चेक कर लीजिए। यहां पर देखिए ए और सी का मान आपको विकल्प सी में 9 और 11 दिया गया है। तो 9 और 11 कितना हुआ, 20 हुआ, और ये 10 जोड़ा तो 30 हुआ। यानी यहां पर विकल्प सी 92 का बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 93। यहां पूछा जा रहा है कि एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके घड़ी के चलने की दिशा में 60 अंश घूमता है। आपको पता है कि घड़ी दक्षिणावर्त घूमती है, यानी दक्षिण से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर। तो आपने कहा कि सबसे पहले वो 60 अंश घड़ी के चलने की दिशा में घूमा, फिर घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में 255 अंश घूमता है, और अंत में घड़ी के घूमने की दिशा में फिर 105 अंश घूमता है। तो अब पूछ रहा है कि उसका मुंह किस दिशा में होगा। आइए जरा इसके एक्सप्लेनेशन से आपको समझाते हैं। तो लिखा हुआ है तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए जैसे जैसे प्रश्न में कहा जा रहा है वैसे वैसे आप करिए। सबसे पहले कहा गया कि वो जो व्यक्ति है वो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, तो आपने पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा करा दिया। फिर कहा जा रहा है कि वो 60 अंश घड़ी की चलने की दिशा में, यानी घड़ी इस प्रकार से चलती है तो आपने उसको 60 अंश यहाँ पर चला दिया, तो ये पहली स्थिति में यहाँ खड़ा है। फिर उसके बाद कहा गया कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में 255 अंश घूमता है। ठीक, यानी विपरीत दिशा क्या हो गई, ये हो गई। अब आपने उसको पहले यहाँ से 60 अंश बैक किया तो यहाँ पर आ गए। उसके बाद अब आपने देखा कि 90 अंश इधर है और 90 अंश इधर है, यानी 180 ये हो गया और 60 240 हो गया, और घुमाना कितना है 255, यानी 15 अंश और घुमाना है। तो 15 अंश और आपने इस साइड में घुमा दिया विपरीत दिशा में, तो दूसरी स्थिति यहाँ बन गई। अब कहा जा रहा है कि घड़ी के घूमने की दिशा में 105 अंश वो घूमता है। तो आपको पता है कि घड़ी इस प्रकार से घूमती है, तो यहाँ से अब आपको 105 ले जाना है। तो पहले तो आप 15 अंश बैक हुए तो यहाँ पर पहुंच गए। उसके बाद अब आपको 105 के लिए 90 अंश और जाना है, तो 90 अंश और इधर गए तो आपका मुंह किधर की तरफ हो गया, उत्तर की तरफ मुंह हो गया। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, उत्तर की तरफ मुंह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर दिशा की ओर मुंह। ठीक है। प्रश्न संख्या 94 देखिए, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 8, और उसमें 1 जोड़ा गया। इसी प्रकार से 3 के क्यूब में 27 होता है और यहाँ पर 1 जोड़ा गया। 4 के क्यूब को देखें तो यहाँ पर 1 जोड़ा गया तो 64 से 65 हो गया। ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्या का क्यूब हो रहा है और उसमें लास्ट में 1 जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 1 का क्यूब हुआ और 1 जोड़ा गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार से आप अगर यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 126 आ गया। यानी प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब होगा विकल्प सी। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 95। पूछा जा रहा है कि डिटर्मिनेशन शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यानी कोई ऐसा शब्द है जिसका जो अल्फाबेट है वो डिटर्मिनेशन में नहीं आया होगा। ठीक, तो यहां पर आप देखिए आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहां सीधा दिख रहा है कि जो एच है वो डिटर्मिनेशन की स्पेलिंग में नहीं आता है, इसलिए यहां पर मदर शब्द नहीं बन सकता है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब होगा विकल्प डी। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 96। यहां पर पूछा जा रहा है कि गलत संख्या को फाइंड आउट करिए। ठीक है, आप जरा देखिए कि कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए इस श्रृंखला में एक पैटर्न आपको दिख रहा है, क्या कि सभी संख्याओं के लास्ट में 5 है, यानी सभी संख्या ये 5 से विभाजित होंगी, लेकिन ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 96 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 97।
प्रश्न संख्या 97 में एक तालिका दी गई है और वहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पैटर्न का पता करना है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि 9 और 11 99 हुआ है, यानी यहाँ पर रो वाइज चलना है। तो आप देख रहे हैं कि 9 और 11 का जो लसा होता है वो 99 होता है। इसी प्रकार से 10 और 25 में जब आप लसा निकालेंगे तो 50 आएगा। सबसे बड़ी संख्या 25, तो 10 से कटेगा नहीं, तो दुगना करेंगे 50, 50 10 से विभाजित हो जाएगा, यानी 50 लसा आ गया। 28 और 35 का लसा जब आप निकालेंगे तो 28 और 35 का लसा क्या आ जाएगा, 5 बटे 40, यानी यहाँ पर 140, यहाँ पर इन दोनों का लसा आएगा। इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर 140 आएगा। 140 विकल्प बी में है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 98वां प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 98 में पूछा जा रहा है कि कूट संकेतकों से इस श्रृंखला को पूरा करिए। देखिए, ये साइंस से कोरिलेट है। विबग्योर के बारे में हमने आपको बताया था, VIBGYOR, यानी यहां पर आप देख रहे हैं सीधे सीधे विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 99, ये करंट से संबंधित है। देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में आंचल ठाकुर भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय मेडल विजेता बनी। देखिए, ये भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय मेडल विजेता है, इसलिए इस फैक्ट को आपको याद रखना होगा। ये फिर से दोहराया जा सकता है, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा स्कीइंग में इन्होंने भारत के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय मेडल जीता था, नाम है आंचल ठाकुर, यानी सी विकल्प यहां सही होगा। यदि हम आंचल ठाकुर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के मनाली की रहने वाली थी और इन्होंने स्कीइंग में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पदक दिलाया है। याद रखिएगा, ये टूर्नामेंट FIS के द्वारा आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 100 देखिए, प्रश्न संख्या 100 में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को मिला। तो जरा इसका करंट डेटा देख लीजिए। देखिए, यहाँ 2019 में ये जो उत्तर प्रदेश खेल रत्न पुरस्कार है, ये डॉक्टर लोकेश शर्मा को दिया गया था 2019 के लिए। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न रेमन मैग्सेसे 2018 है, तो इसका जरा करंट का डेटा आप देख लीजिए। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 का यह पुरस्कार कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम को दिया गया था। किसको दिया गया था? सोथियारा छिम को, और इनके साथ 4 लोगों को दिया गया था। याद रखिएगा, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 को ठुकरा दिया था। यह भी फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पर फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 है, जरा इसका करंट डेटा देखिए। 2022 फ्रेंच ओपन महिला सिंगल में फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वितेक ने इसको जीता था, या पढ़ भी चुके हैं। पोलैंड की ईगा स्वितेक ने अमेरिका के कोको गॉफ को हरा दिया था। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपको पोलैंड के ईशा स्वितेक को याद रखना होगा फ्रेंच ओपन 2022 के लिए। यहाँ पूछा जा रहा है चैंपियन ऑफ द अर्थ नरेंद्र मोदी को मिला था। यदि हम 2022 की बात करें तो 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है ये डेविड एटनबरो को मिला था। पॉलिसी लीडरशिप में डेविड एटनबरो को याद रखेंगे 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ। प्रश्न संख्या 104 में 2018 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार को पूछा जा रहा है, जरा इसके करंट डेटा को देखिए। देखिए, 2021 में यह पुरस्कार किसको मिला है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। किसको मिला है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। इन्होंने उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में जो शरणार्थियों के भाग्य पर अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए दिया गया है, यानी यहाँ पर शरणार्थियों की बात की थी अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने, इसलिए 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 105। प्रश्न संख्या 105 में पूछ रहा है कि किस शहर को राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आगरा को इसमें शामिल नहीं किया गया। 105 का यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जरा इसको डिटेल में समझिए। याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः संचालित धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना, जिसको आप क्या कहते हैं? हृदय योजना, इसको शुरू किया गया था। और याद रखिएगा, इसमें जो शुरुआत है वो 21 जनवरी 2015 को की गई थी। और याद रखिएगा, इस पहले चरण में 12 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। ये शहर है अजमेर, अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलांकांती और वारंगल। ठीक है, तो इन 12 शहरों में आगरा शामिल नहीं है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 106। पूछा जा रहा है कि 2019 के ऑस्कर अवार्ड की बात पूछी जा रही है और ये किस फिल्म का चयन किया गया था इसमें? तो विलेज रॉक स्टार्स का। यहाँ सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये पुराना हो गया है। यहाँ पर देखिए, पूछा जा रहा है कि 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर कितना कर दिया गया है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, इसे 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 108। प्रश्न संख्या 108 में आपसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री को पूछा जा रहा है। ये पुराना डेटा है, इसमें एक नया डेटा आप याद रखिएगा। फ्रांस के अर्थशास्त्री पियर ऑलिवर गारिचेज, इनको वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख अर्थशास्त्री बनाया गया। क्या नाम है? पियर ऑलिवर गारिचेज। ठीक है, इनको याद रखेंगे, फ्रांस से संबंधित है। यहाँ पूछा जा रहा है कि नेपाल ने किसे पर्यटन और संस्कृति का सद्भावना राजदूत बनाया था? तो याद रखिएगा, जयप्रदा को बनाया था। ए विकल्प यहाँ सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 110।
यहाँ पूछा जा रहा है कि 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है। तो जरा इसका करंट डेटा देख लीजिए। जो 2022 में बर्मिंघम में 22वां कॉमनवेल्थ खेल हुआ, उसमें 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा 178 मेडल जीते थे। तो इन दोनों बातों को याद रखेंगे कि बर्मिंघम में जो 2022 में 22वां कॉमनवेल्थ हुआ, उसमें 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा 178 मेडल जीते। जरा विविध के प्रश्नों पर गौर करिए। पहला प्रश्न है कि यहाँ पर राज्य और अस्तित्व में कब आए, इससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ए विकल्प में नागालैंड लिखा है, नागालैंड अस्तित्व में आया था 1963 में। यहाँ 1963 विकल्प में नहीं है, इसलिए प्रश्न डिस्प्यूटेड दिख रहा है। हाँ, ये प्रश्न डिस्प्यूटेड है। देखिए नागालैंड 1963 में आया था। झारखंड की बात करें तो झारखंड का पूरा डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को। और याद रखिएगा सन 2000 में 3 स्टेट हुए थे। झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को बना था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था 1 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था 9 नवंबर 2000 को। ठीक, तो ये पूरा याद रखेंगे। तेलंगाना 2014 बिल्कुल सही है। सिक्किम की बात करें तो 1975 में, ये भी फैक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ कुछ और राज्य आपको याद रखने होंगे, जैसे याद रखिएगा सबसे पहला जो भाषाई आधार पर राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को, याद रखिएगा। आपको गुजरात और अगर महाराष्ट्र पूछा जाए तो 1960 आप बताएंगे। हरियाणा पूछा जाता है 1966 बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इसलिए याद रखेंगे 1971 में हिमाचल अस्तित्व में आया था। यदि आपसे मणिपुर और मेघालय पूछा जाए तो याद रखिएगा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों राज्य 1972 में अस्तित्व में आए थे। ठीक है, तो इस तरह से इन राज्यों को भी आप याद रखेंगे। अगला पूछा जा रहा है कि महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पे आयोजित किया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अर्ध कुंभ जैसा कोई चीज नहीं होता, यानी पवित्र चीज में अर्ध चीज नहीं होती है, इसलिए यहाँ से एक बदलाव किया गया और अर्ध कुंभ को कुंभ कहा गया और कुंभ को महाकुंभ कहा गया। ठीक है, तो आपको पता है कि जो महाकुंभ है वो 12 वर्ष पे लगता है। यहाँ पर विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो मेला है कुंभ का, ये हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक में लगता है। ठीक है, और जो महाकुंभ है 12 वर्ष पर और जो कुंभ है अब 6 वर्ष पर, नए नाम के आधार पर। प्रश्न संख्या 13, सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ प्रकाशक है। ए विकल्प में लिखा है बंगाली, याद रखिएगा बंगाली को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ ऐड करेंगे, यानी ए को तीसरे के साथ। यदि बंगवासी की बात करें तो बंगवासी को आप जोगेंद्र नाथ बोस से ऐड करेंगे, यानी बी को आप पहले के साथ। यदि हम वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम को आप अरविंदो घोष के साथ कोरिलेट करेंगे, यानी सी को दूसरे के साथ। और अमृत बजाज पत्रिका मोतीलाल घोष, यानी डी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे और सही कूट बनेगा 3 1 2 4 का। क्लियर है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। 3 1 2 4, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वंदे मातरम के संदर्भ में जरा क्लियर कट जान लीजिए। ये जो वंदे मातरम है अगर कलकत्ता से प्रकाशन दिखाया जाए और 1906 में, तब आप इसको कोरिलेट करेंगे अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल से। क्लियर है? और यदि आपसे पूछा जाए कि वंदे मातरम 1909 में पेरिस से, तब आप कोरिलेट करेंगे डॉक्टर लाला हरदयाल से। क्लियर है? इस प्रकार आप इसको कोरिलेट करें। और अमृत बाजार पत्रिका जो है, ये अमृत बाजार पत्रिका 1868 में कलकत्ता से, और किस भाषा में? बंगाली। ये भी बात पूछी गई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 114 देखिए, यहां पर भी आपको सुमेलित करना है। पहला दिया गया अष्टाध्यायी, तो आपको पता है पाणिनि, यानी यहां पर ए को आप चौथे से। महाभाष्य तो आप कहेंगे पतंजलि, यानी बी को तीसरे के साथ। यदि हम निरुक्त की बात करें तो निरुक्त को आप यास्क के साथ कोरिलेट करेंगे, यानी सी को पहले के साथ। यदि हम वर्तिका की बात करें तो इसका कोरिलेशन किससे होगा? कात्यायन से, यानी डी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही कूट क्या बनेगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी यहाँ पर विकल्प ए आपका सही जवाब होगा। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 115, यहाँ पर भी आपको कूट को सुमेलित करना है। देखिए स्तूप, स्तूप का संबंध किससे? सांची, यानी यहाँ पर ए को आप दूसरे से। यदि हम चित्रकारी की बात करें तो चित्रकारी क्या? बाघ से, यानी बी को पहले से। यदि कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति की बात की जाए तो कहां से संबंधित है? मथुरा से, यानी सी को आप चौथे से। और दशावतार मंदिर तो ये सभी को पता है देवगढ़, यानी यहाँ पर डी को आप तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे और सही कूट क्या बनेगा? 2 1 4 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 115 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 116, पूछा जा रहा है कि भारत और एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र एनडीआरसी की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? तो ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा पटना, यानी यहाँ पर विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? पटना। अगला देखिए, देखिए यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र है, ठीक है, ये पटना शहर में बन रहा है। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखना होगा कि 5 अक्टूबर 2009 को, ठीक है,
गंगा की डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ याद रखिएगा कि गंगा नदी में जो पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन है ये नेत्रहीन जलीय जीव होते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 117 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सुनील गावस्कर। याद रखिएगा सुनील गावस्कर ने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं लगाया था और बाकी लोगों ने अपने पहले टेस्ट में ही शतक लगाया था। प्रश्न संख्या 117 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? यानी सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग और पृथ्वी शॉ ने अपने पहले टेस्ट में शतक लगाया। प्रश्न संख्या 118 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा। पहली बात तो मानव पूंजी क्या होती है? देखिए, जब मानव किसी स्किल से या किसी जानकारी से या शिक्षा के माध्यम से ट्रेंड हो जाता है और किसी उत्पादन में सहयोग करता है यानी प्रोडक्टिव हो जाता है, तब उसे कहा जाता है वो मानव पूंजी है। अब ये देखिए कि मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा, तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। सिंचाई मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा, जबकि शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सीय देखभाल ये सभी प्रत्यक्ष प्रभाव डालेंगे, यानी डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा मानव पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले 5 कारक होते हैं। इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्रशिक्षण है, प्रवसन है और सूचना या जानकारी है। ठीक है, याद रखेंगे इनको। प्रश्न संख्या 119 देखिए, पूछा जा रहा है कि देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 119 का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। कौन कौन सा? बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली। यदि हम हरियाणा की बात करें तो 13 जिले इसमें हैं। करनाल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद। और राजस्थान के 2 जिले हैं। कौन सा? अलवर और भरतपुर। याद रखिएगा परीक्षा में ये प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 120 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक, तो यदि हम बात करें इंदु प्रकाश की तो ये एमजी रनाडे से संबंधित है, सही है। नेटिव ओपिनियन बीएन मांडलिक से संबंधित है, ये भी सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल बहुत पॉपुलर प्रश्न है और याद रखिएगा बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये एक अंग्रेजी अखबार है और किससे संबंधित है? फिरोज शाह मेहता से संबंधित है। ठीक है, यानी यहाँ पर सी सुमेलित नहीं है, 120 का सी आंसर हो जाएगा। और जो इंडियन मिरर है ये देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। और आपको बता दें कि ये जो बॉम्बे क्रॉनिकल है ये 1910 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा मुंबई से प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया था कि ये एक अंग्रेजी अखबार है। इस प्रकार इस प्रश्न पत्र के 120 प्रश्न को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट किया गया। अगली क्लास में नए प्रश्न पत्र के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।